हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, जिससे पहले मैं आप सभी से 7 मंथ स्ट्रैटेजी टू क्रैक नीट 2026 डिस्कस करूं, मैं चाहती हूं आप सभी मेरे लिए एक छोटा सा टास्क करें। एक छोटी सी एक्टिविटी आप सभी से करवाऊंगी और उसके बाद जब आप मोटिवेशन से भर जाएंगे फिर हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। मैं चाहती हूँ आप सभी बच्चे अपनी आंखें बंद करें। आंखें बंद करो और आपकी लाइफ को आज से 10-11 महीने फास्ट फॉरवर्ड करके लेके चलते हैं। आज से 10-11 महीने बाद आपके मम्मी पापा एक फैमिली फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, किसी रिलेटिव की शादी अटेंड कर रहे हैं। वो शादी में रात को खाना खा रहे हैं। अचानक से आपके मम्मी पापा के सामने कुछ रिलेटिव्स आते हैं ऐसी बातें करने के लिए और कहते हैं, और भाई साहब आजकल आपका बेटा क्या कर रहा है, आजकल आपकी बेटी क्या कर रही है। और आपके पापा कहते हैं एमबीबीएस करेगी इस साल से, अभी कुछ दिनों पहले ही काउंसलिंग में एमबीबीएस की सीट अलॉट हुई है उसे। तो जैसे ही आपके रिलेटिव्स ये सुनते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं अरे वाह भाई साहब, बहुत बहुत बधाई हो, और फिर वो चले जाते हैं। उनके जाते ही आपके मम्मी पापा एक दूसरे को देखते हैं और प्यारी सी स्माइल करते हैं एक दूसरे को देखकर। वो प्यारी सी स्माइल गर्व से भरी हुई स्माइल है, प्राउड से भरी हुई स्माइल है कि मेरे बच्चे ने एमबीबीएस की सीट हासिल कर दी है। अब अपनी आंखें खोलो और खुद से पूछो, क्या तुम सच में चाहते हो कि आज से 10-11 महीने बाद अगर आपके मम्मी पापा कोई फैमिली फंक्शन अटेंड कर रहे हैं और वहाँ पे कोई रिलेटिव आके आपके पेरेंट्स को पूछता है कि आपका बच्चा क्या कह रहा है, तो आपके मम्मी पापा प्राउडली कह सके इस साल एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया है। कैसा होगा वो मोमेंट, कितना प्राउड भरा होगा वो मोमेंट। अगर तुम्हें लग रहा है कि अगले 6-7 महीने की तैयारी से तुम्हारा नीट क्रैक नहीं हो सकता है, हर बार अपनी आंखें बंद करना और अपने मम्मी पापा को किसी फैमिली फंक्शन में आंसर देते हुए विजुअलाइज करना कि मेरा बच्चा साल 2026 से एमबीबीएस कर रहा है। वो जो तुम्हारे फेस पर स्माइल आएगी, तुम्हारे मम्मी पापा की वो प्राउड वाली स्माइल जब तुम्हारी आंखों पर आएगी, तो तुम्हें खुद मोटिवेशन मिल जाएगी बच्चों कि तुम्हें हार नहीं माननी है। खुद से प्रॉमिस कर लो कि अगले 6-7 महीने तक तुम लोग डिसिप्लिन में रहते हुए नीट की तैयारी करोगे। अगर तुमने ठान ली है कि तुम अपने मम्मी पापा को वो खूबसूरत मोमेंट जीने का मौका दोगे, अगर तुमने ठान ली है कि अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करवाओगे, अपनी मेहनत के बलबूते पर एमबीबीएस की सीट हासिल करके दिखाओगे, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की एनसीईआरटी की बुक्स निकालिए, इंडेक्स पेज पे जाइए, जितने भी चैप्टर्स की लिस्ट दी हुई है उन सभी चैप्टर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 3 सेपरेट पेजेस बनाइए, जैसे बायोलॉजी का पेज हो गया, केमिस्ट्री का पेज हो गया, फिजिक्स का पेज हो गया, और सारे चैप्टर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करिए। इजी चैप्टर्स, मॉडरेट चैप्टर्स, डिफिकल्ट चैप्टर्स। जब तुमने अपना सिलेबस सेग्रीगेट कर लिया है, अब अगले 7 महीने के लिए अपने लिए मंथली टारगेट्स डिसाइड करना शुरू कर लो। मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों का हर महीने का टारगेट रहेगा कि आप लोग बायोलॉजी के मिनिमम 6 चैप्टर्स, फिजिक्स के मिनिमम 5 चैप्टर्स और केमिस्ट्री के मिनिमम 5 चैप्टर्स पर मंथ कंप्लीट कर रहे होंगे। उन चैप्टर्स में भी क्या पैटर्न रहेगा, जैसे कि अक्टूबर मंथ का अगर तुम लोग टारगेट सेट कर रहे हो, मैंने कहा है बायोलॉजी के तुम्हें मिनिमम 6 चैप्टर्स करने हैं। 3 चैप्टर्स तुम इजी वाले कॉलम से चूज करना, 2 चैप्टर्स मॉडरेट वाले कॉलम से चूज करना और 1 चैप्टर डिफिकल्ट वाले कॉलम से चूज करना। केमिस्ट्री में तुम्हें 5 चैप्टर्स करने हैं, 2 इजी चैप्टर्स कर लो, 2 मॉडरेट, 1 डिफिकल्ट। फिजिक्स में 5 चैप्टर्स करने हैं पर मंथ, 2 इजी चैप्टर्स कर लो, 2 मॉडरेट, 1 डिफिकल्ट। ये टारगेट प्लान जब रेडी हो जाए तो तैयारी कहाँ से करनी है। हर नीट रिलेटेड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में तुमने सुना होगा फोकस ऑन एनसीईआरटी बुक्स। नीट का सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा, तुम्हारा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा। अब इस पे तुम मुझे टोक सकते हो, ये कह सकते हो कि दी नीट 2025 में तो कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी ही थे। वापस से सुनो इस स्टेटमेंट को, नीट 2025 में कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी थे। 180 क्वेश्चंस का तुम्हारा पेपर होता है, इसमें से 18 क्वेश्चंस भी नहीं थे जो आउट ऑफ एनसीईआरटी थे। 18 तो दूर की बात, 8 क्वेश्चंस भी नहीं थे जो आउट ऑफ एनसीईआरटी थे। मुश्किल से 4 से 5% क्वेश्चंस तुम्हारे ऐसे थे जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी थे बच्चों। उन 4 से 5% आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस की वजह से तुम्हारा 95% पेपर जो कि एनसीईआरटी बेस्ड आने वाला है, तुम इसको डाउट में नहीं डाल सकते हो। 95% जब तुम्हें पता है एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा, जिसको लेकर तुम श्योर हो कि यहाँ से तो पेपर आएगा ही आएगा, पहले उसे तो स्ट्रॉन्ग कर लो। तो एनसीईआरटी हर बच्चे को पढ़नी है। अब सबसे दिक्कत की चीज़ ये है कि हमारी एनसीईआरटी में सब कुछ दिया हुआ है, सारे टॉपिक्स तो दिए हुए हैं, लेकिन कुछ इस तरीके से टॉपिक्स को प्रेजेंट किया हुआ है कि पढ़ने में ना वो मज़ा नहीं आता और कंफ्यूजन बढ़ जाती है। पैराग्राफ्स के फॉर्म में सब कुछ दिया हुआ है। कितना अच्छा हो कि तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक्स में जो कुछ भी दिया हुआ है वो बुलेट्स के फॉर्म में, पॉइंट्स की फॉर्म में अरेंज होता हुआ तुम्हें मिल जाए। एनसीईआरटी का रिफाइंड वर्जन चाहिए, ऐसी बुक चाहिए जिसको देखकर तुम्हें लगे पढ़ तो मैं एनसीईआरटी ही रहा हूँ, लेकिन और बेटर वे में पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि सब कुछ पॉइंट्स की फॉर्म में अरेंज्ड है, डायग्राम से, फ्लो चार्ट से, टेबल से, तो कितना अच्छा हो, पढ़ना कितना आसान हो जाए।
इसके लिए आप लोग यूज कर सकते हैं बच्चों ओसवाल बुक्स की एनसीईआरटी नीट फ्लेक्स चैप्टर वाइज एंड कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन बैंक की बुक्स हैं बच्चों। इन बुक्स में आप लोगों को नीट सिलेबस से रिलेटेड हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स मिलेंगे। एनसीईआरटी में दिया हुआ हर एक डायग्राम, टेबल्स, फ्लो चार्ट सब कुछ मेंशन करा हुआ है। हर एक टॉपिक के नोट्स पढ़ने के बाद भी अगर तुम्हें लग रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड मुझे कुछ डाउट आ रहा है तो टॉपिक वाइज बुक में ही क्यूआर कोड दिया हुआ है जिसे स्कैन करते हुए उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो भी फ्री ऑफ कॉस्ट तुम लोग एक्सेस कर सकते हो। जैसे तुम्हारा एक टॉपिक कंप्लीट होगा उससे रिलेटेड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए हुए हैं और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। सबसे अच्छी बात, हर एक क्वेश्चन के आगे मेंशन किया हुआ है कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन एनसीईआरटी के किस पेज से पूछा हुआ है। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी तुम्हें दिए हुए हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। क्विक रिवीजन करने के लिए एनसीईआरटी बेस्ड माइंड मैप भी प्रोवाइड कराया हुआ है बच्चों। नीट 2014 से लेकर 2025 तक का चैप्टर वाइज ट्रेंड एनालिसिस भी दिया हुआ है बच्चों और नीट 2024 और नीट 2025 का सॉल्व पेपर भी प्रोवाइड कराया हुआ है। नीट के लेटेस्ट सिलेबस, लेटेस्ट पेपर पैटर्न बेस्ड 2 सैंपल पेपर भी प्रोवाइड कराए हुए हैं। तो अगर आप लोगों को एनसीईआरटी को रिफाइंड वे में पढ़ना है और तुम्हें लग रहा है मुझसे खुद से नोट्स नहीं बनाए जाएंगे, कितना अच्छा हो कि एनसीईआरटी ही मेरे पास पॉइंट्स की फॉर्म में अरेंज मिल जाए, तो ओसवाल बुक्स की एनसीईआरटी नीट फ्लेक्स बुक यूज जरूर करिएगा बच्चों। इन बुक्स का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूँ। मेरा कूपन कोड BIOEASE50 जरूर यूज करिएगा। उसके जरिए आप लोगों को न सिर्फ इन बुक्स बल्कि ओसवाल बुक्स की जितनी भी नीट प्रिपरेशन रिलेटेड बुक्स हैं उन पर अप टू 50% डिस्काउंट भी मिलेगा। अपनी नीट की प्रिपरेशन को सुपर स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन बुक्स को जरूर यूज करिएगा। तो एनसीईआरटी बेस्ड आप लोगों को नीट की प्रिपरेशन करनी है। सिलेबस सेग्रीगेशन आप लोगों ने कर लिया है, हर महीने का मंथली टारगेट चार्ट आप लोगों ने बना दिया है। आप लोग एनसीईआरटी बेस्ड तैयारी करनी शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों मिनिमम तुम्हें एक दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर आप लोग ड्रॉपर स्टूडेंट हैं, कोचिंग के साथ साथ नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो मिनिमम 3 घंटे की सेल्फ स्टडी आप लोग जरूर करेंगे। कोचिंग में तो 7-8 घंटे पढ़ ही रहे हो, उसके अलावा 3 घंटे की सेल्फ स्टडी जरूरी है। अगर ड्रॉपर स्टूडेंट हो, विदाउट कोचिंग तैयारी कर रहे हो, तो मिनिमम 8 आवर्स की सेल्फ स्टडी करनी है। पार्शियल ड्रॉपर कोचिंग के साथ तैयारी कर रहे हो तो मिनिमम 1 घंटा सेल्फ स्टडी के लिए निकालो और सैटरडे संडे जब तुम्हारे कॉलेज की छुट्टी होती है उस दिन 7-8 घंटे की सेल्फ स्टडी करो। अगर आप पार्शियल ड्रॉपर हो, विदाउट कोचिंग नीट की तैयारी कर रहे हो, तो मिनिमम 3 घंटे तुम्हें सेल्फ स्टडी के लिए देने हैं। और कॉलेज में भी जो भी ब्रेक टाइम तुम्हें मिल रहा है, 2 क्लासेस के बीच में आधे घंटे का ब्रेक है, उसमें भी नीट रिलेटेड तुम लोग प्रिपरेशन करो। अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट्स हो, कोचिंग के साथ साथ नीट की तैयारी कर रहे हो, तो मिनिमम 1 घंटा स्कूल से, कोचिंग से आने के बाद मिनिमम 1 घंटे आप लोग दिन भर जो कुछ पढ़ा था उसको रिवाइज करोगे। फ्रेशर स्टूडेंट हो, विदाउट कोचिंग नीट की तैयारी कर रहे हो, तो मिनिमम 2 आवर्स फॉर सेल्फ स्टडी। और जो भी तुम्हारे छुट्टी वाले दिन होंगे, सैटरडे संडे हो गया या फिर कभी होली, दिवाली, किसी भी फेस्टिवल की छुट्टी पड़ती है, तो उसमें 7 to 8 आवर्स की सेल्फ स्टडी का रूटीन आप लोग बनाओगे। सेल्फ स्टडी पर फोकस जरूर करना। कितनी अच्छी कोचिंग में क्यों ना एनरोल करा रखा है, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक डिसिप्लिन नहीं आएगा, तब तक तुम्हें सच में नहीं पता चलेगा कि मेरी प्रिपरेशन का लेवल क्या चल रहा है। इसके अलावा मेरे बच्चे, जैसे जैसे आप लोगों ने मंथली टारगेट सेट करे, अपने मंथली टारगेट्स को वीकली टारगेट्स में डिवाइड करना, वीकली टारगेट्स को डेली टारगेट्स में डिवाइड करना कि डेली मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं या फिर ऑल्टरनेट चलूं, एक दिन फिजिक्स केमिस्ट्री, अगले दिन केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिर उसके अगले दिन सिर्फ बायोलॉजी। पर डेली टारगेट्स रखते हुए ही तैयारी करना, ताकि डेली चैलेंजेस तुम्हें आईना दिखाते रहे कि तुम डिसिप्लिन में रहते हुए प्रिपरेशन कर भी रहे हो या फिर नहीं। जैसे जैसे तुम्हारा डेली टारगेट कवर होता है, तुम्हारा वीकली टारगेट कवर होता है, मंथली टारगेट कवर होता है, ये छोटे छोटे अचीवमेंट सेलिब्रेट करना बच्चों। जब अपने छोटे छोटे स्टेप्स को तुम सेलिब्रेट करोगे, खुद को शाबाशी दोगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे, तभी जाकर तुम नीट क्रैक करने लायक खुद को प्रिपेयर कर पाओगे। अगर तुम अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स को लेकर ग्रेटफुल ही नहीं हुए कि ठीक है यार मंथली टारगेट तो कवर हो गया लेकिन कम टाइम है, अभी तो पूरा सिलेबस बचा है, अगर ये सब सोचोगे ना बच्चे, तो कभी भी अच्छा ही नहीं देख पाओगे। तुम्हें अपने आप को ये आईना दिखाना है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और देखो ना मैं कितने स्टेप्स आगे बढ़ रहा हूँ। इस भरोसे के साथ प्रिपरेशन करना कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो मुझे अच्छा रिजल्ट जरूर देगी। तो अपने हर एक मिनी टारगेट को अचीव करने के बाद खुद को शाबाशी जरूर देना, कॉन्फिडेंस फील करना, ग्रेटफुल जरूर होना कि मेरा इतना पर्टिकुलर सेक्शन नीट के सिलेबस से कवर होता चला जा रहा है। मेक श्योर कि पूरे पढ़े हुए टॉपिक्स को आप लोग एक ना एक दिन रिवाइज जरूर कर रहे हो। महीने में 2 दिन रिवीजन डे रख दो। जैसे मैं कह रही हूँ कि सितंबर 15 और सितंबर 30 आपने रिवीजन के लिए रख दिया। 1 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक जो कुछ भी पढ़ा, 15 सितंबर को उसको रिवाइज करो। 16 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक जो कुछ भी पढ़ा, 30 सितंबर को उसको रिवाइज करो। इसी तरीके से हर महीने 2 दिन तुम्हारे कंप्लीट रिवीजन दे जाएंगे, जिसमें तुम लोग उससे 13-14 दिन पहले तुमने जो कुछ भी पढ़ा था उसका रिवीजन करोगे, ताकि तुम्हें पता चलता रहे कि पुराना पढ़ा हुआ कहीं तुम भूल तो नहीं रहे हो। तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पूरे प्रिपरेटरी फेज में मोटिवेटेड रहना,
जब जब तुम्हें लगे हिम्मत हार रहा हूँ, आंखें बंद करना और वो सीन विजुअलाइज करना कि मेरे मम्मी पापा से आज से कुछ महीने बाद लोग पूछने वाले हैं कि बच्चा क्या कर रहा है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेरे मम्मी पापा ये आंसर दें कि हमारा बच्चा MBBS कर रहा है। जब भी तुम्हें लगे हिम्मत हार रहा हूँ तो ये सीन विजुअलाइज करना और फिर जो स्माइल तुम्हारे फेस पर आएगी उस स्माइल के साथ अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करना। मेक श्योर अगले 6-7 महीने तुम लोग अपनी सेहत का जरूर ध्यान दे रहे हो। एक भी दिन तुम्हारी तबीयत खराब हुई, सोच लो उस दिन के पूरे टारगेट्स तुम्हारे लिए बैकलॉग बन जाएंगे। तो तुम्हें जंक फूड अवॉइड करना है, मिनिमम 6 to 7 आवर्स की स्लीप लेनी है, नेगेटिविटी नेगेटिव लोगों से खुद को दूर रखना है, छोटे छोटे अचीवमेंट्स पर खुद को शाबाशी देनी है। रही बात बायोलॉजी की प्रिपरेशन की, बच्चों अगर बायोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन बैंक तुम्हारे पास नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज को जरूर ज्वाइन करिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूँ। वहां पर आप लोगों को बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज और बायोलॉजी के फुल सिलेबस क्वेश्चन बैंक कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को बायोलॉजी के टॉपिक्स को समझने में दिक्कत आ रही है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाना। मैंने बायोलॉजी की यूनिट वाइज प्लेलिस्ट बनाई हुई है बच्चों, जहां पर उस पर्टिकुलर यूनिट में जितने भी चैप्टर्स दिए हुए होंगे। जैसे अगर मैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड की बात करूं तो इस वाली प्लेलिस्ट में डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में जितने भी चैप्टर्स हैं, द लिविंग वर्ल्ड, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इन चारों चैप्टर्स में जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं हर एक टॉपिक को मैंने डिटेल में शॉर्ट्स के फॉर्म में एक्सप्लेन किया हुआ है। शॉर्ट्स के फॉर्म में इसलिए किया है क्योंकि आजकल हर बच्चे को स्क्रोलिंग की आदत पड़ी हुई है, तो तुम्हें स्क्रोल करना ही है तो टॉपिक वाइज शॉर्ट्स पढ़ो, एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक्स को पढ़ने की स्क्रोलिंग करो। तो आप में से कोई भी बच्चा बायोलॉजी की फ्रेश प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है तो मेरे यूनिट वाइज प्लेलिस्ट के जरिए बायोलॉजी के हर एक कॉन्सेप्ट को समझ सकता है। बायोलॉजी का सिलेबस जो जो यूनिट्स कंप्लीट होती चली जा रही है उन पर्टिकुलर यूनिट्स का रिवीजन करने के लिए भी आप लोग मेरी प्लेलिस्ट को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अपने चैनल पर पोस्ट सेक्शन में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछ रही हूँ लगातार 1.5 से 2 घंटे के गैप में। तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग मेरे कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन के क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चों। मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो योर नेम और लिखो, जैसे मेरा नाम रेणुका अंथवाल है, रेणुका अंथवाल इज रेडी टू क्रैक नीट 2026। मेंशन करो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना नाम और लिखते जाओ जो भी तुम्हारा नाम है, इज रेडी टू क्रैक नीट 2026। मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। और इस वीडियो के खत्म होते ही खुद से प्रॉमिस कर लो कि मम्मी पापा को वो प्राउड स्माइल वाला मोमेंट में देकर रहूंगा, नीट 2026 क्रैक करके ही रहूंगा। मेरे मम्मी पापा, मेरे पेरेंट्स, वो सभी लोग जिन्होंने मेरे लिए सेक्रीफाइसेस किए हैं, वो सभी डिजर्व करते हैं स्माइल के साथ ये कहना कि साल 2026 में मेरा बच्चा MBBS में एडमिशन ले रहा है। Mention it in the comment section of this video. Your name is going to crack NEET 2026. Mention it in the comment section of this video. All the very best मेरे बच्चों. Thank you so much for watching this video and stay tuned for upcoming videos. Thank you.